नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा भंवर। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में गोविंद सागर झील में वाटर स्पोर्ट्स की राष्ट्रीय प्रतियोगिता का खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने किया शुभारंभ। भाजपा प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा, चुनावी मौसम में हिमाचल में आनंद लेने आते हैं आनंद शर्मा। कांग्रेस प्रवक्ता कुशल सेठी ने अटल आशीर्वाद योजना में घोटाले के लगाए आरोप, सीबीआई जांच की मांग। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में बर्फबारी और बारिश का दौर जारी। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस नेता एवं राज्यसभा सांसद आनंद शर्मा द्वारा मोदी सरकार पर की गई बयानबाजी पर प्रदेश भाजपा ने करारा जवाब दिया है। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा कि हिमाचल से सांसद होने के बावजूद कभी आनंद शर्मा को हिमाचल की याद नहीं आती। वह तो बस चुनावी मौसम में हिमाचल दर्शन का आनंद लेने यहाँ आते हैं। रणधीर शर्मा ने कहा कि आनंद शर्मा की हिमाचल के लिए एकमात्र यही उपलब्धि है कि उन्होंने कांग्रेस में अपनी तरह हवाई नेता तैयार किए हैं जो प्रधान का चुनाव तक नहीं लड़ सकते। भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने शिमला में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि आनंद शर्मा बताए कि आप 3 बार राज्यसभा सांसद और केंद्र में मंत्री भी रहे, तो हिमाचल के लिए क्या योगदान दिया, और तो और जब प्रदेश कोरोना संकट से जूझ रहा था तब आप कहां थे। रणधीर शर्मा ने कहा कि आनंद शर्मा को हिमाचल की राजनीति के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। वे सिर्फ चुनाव के दिनों में ही हिमाचल पहुंचते हैं, 2 बयान देते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। मुख्य प्रवक्ता ने कहा कि आनंद शर्मा को पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के खिलाफ बयानबाजी करने से पहले राजनीति की ट्यूशन लगवाने की सख्त जरूरत है ताकि तथ्यों पर बात कर सके। दरअसल आनंद शर्मा ने बीते दिनों चुनाव के दौरान देश में बढ़ रही महंगाई के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया था। जवाब में रणधीर शर्मा ने आनंद शर्मा को याद दिलाते हुए कहा कि वे केंद्र में मंत्री थे तब महंगाई में उछाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय कारणों को जिम्मेदार बताया था। आज जब पूरी दुनिया कोविड के कारण महंगाई का दौर देख रही है, अब आनंद शर्मा देश की जनता को गुमराह करने में जुट गए हैं। शर्मा ने कहा कि 50 साल से अधिक देश की सत्ता में कांग्रेस ही रही, लेकिन गरीबों के बारे में सोचा तक नहीं। उन्होंने कहा कि पूर्व की यूपीए सरकार के कार्यकाल में महंगाई चरम सीमा पर थी और कांग्रेस के नेताओं ने भ्रष्टाचार से समझौता किया। देश में मोदी सरकार को 7 साल हुए, लेकिन आज तक 7 रुपए का घोटाला नहीं हुआ। भाजपा नेता ने कहा कि देश तो दूर, हिमाचल की राजनीति में भी उन्हें कोई नहीं जानता। आनंद शर्मा, जो आज तक एक भी चुनाव नहीं जीते, बावजूद इसके 5 से 6 बार विधायक जीतने वाले भाजपा नेताओं पर टिप्पणी कर रहे हैं। भाजपा नेता ने कहा कि आनंद शर्मा कांग्रेस के वंशवाद की राजनीति में फंसे हैं और अपनी ही पार्टी में दरकिनार कर दिए गए हैं। वह और उनके चहेते कांग्रेसी भी आज तक एक भी प्रत्यक्ष चुनाव नहीं जीत पाए। रणधीर शर्मा ने कहा कि प्रदेश में हो रहे उपचुनाव में 4 सीटों पर भाजपा की जीत सुनिश्चित होते देख कांग्रेस नेताओं का बीपी बढ़ने लगा है। 2 नवंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे तो प्रदेश के 20 विधानसभा क्षेत्रों की जनता भारतीय जनता पार्टी पर फिर अपना विश्वास दोहराते हुए कांग्रेस को आईना दिखाएगी। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व राष्ट्र विरोधी मानसिकता से ग्रस्त है, इसीलिए वो राष्ट्र विरोधी मानसिकता वाले गनैया कुमार जैसों को स्टार प्रचारक बनाती है और इसीलिए उनके नेता कारगिल युद्ध को छोटा युद्ध बताकर सैनिकों और शहीदों का अपमान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि देश की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है और जब देश की सुरक्षा की बात करते हैं तो सैनिकों और शहीदों का सम्मान उससे जुड़ा है। कांग्रेस वाले इसे मुद्दा ना मानकर इस बात को साबित करते हैं कि उनके लिए देश की सुरक्षा कोई मुद्दा नहीं है। दूसरा, इस उपचुनाव में हमें एक ऐसे सांसद के वर्षों बाद दर्शन हुए हैं जो 3 बार राज्यसभा के लिए हिमाचल प्रदेश से चुने गए। वो आनंद शर्मा आज फिर हिमाचल प्रदेश की हसीन वादियों में आनंद लेने आए हैं। उन्होंने 3 बार हिमाचल प्रदेश से सांसद रहकर
केंद्रीय मंत्री बनकर हिमाचल प्रदेश के लिए कुछ किया नहीं। अगर कुछ किया है तो वो गिनाएं, उनकी क्या उपलब्धियां हिमाचल प्रदेश के लिए है, उसके आधार पर वोट मांगें। महंगाई के लिए भ्रमित मत करें। सब जानते हैं 2004 से 2012 कांग्रेस की सरकारें जिसमें वो मंत्री थे, महंगाई दर 12.5% थी। मोदी जी के आने के बाद तो वो 4.5% के आगे पीछे घूम रही है। इसलिए वो ज्ञान बांटने की कोशिश ना करें। उन्होंने अगर हिमाचल के लिए कुछ किया है तो उसको बताएं। उन्होंने ना तो वैसे हिमाचल के लिए कुछ किया और कोरोना महामारी में हिमाचल की जनता का हाल तक नहीं पूछा। ये आरोप उन पर भारतीय जनता पार्टी का है। दूसरा, हम ये चुनाव, भारतीय जनता पार्टी ये उपचुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ रही है। केंद्र और प्रदेश सरकारों की उपलब्धियों के हमने इस दौरान अब हिमाचल प्रदेश का जो विकास किया है, जैसे मंडी लोकसभा क्षेत्र में 6,570 करोड़ रुपए के विकास कार्य किए, अर्की विधानसभा क्षेत्र में 143 करोड़ रुपए के विकास के काम किए, फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में 92 करोड़ रुपए के विकास कार्य किए, जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में 245 करोड़ रुपए के विकास काम किए हैं। इस आधार पर हम वोट मांग रहे हैं। हम वोट मांग रहे हैं कि हमारी केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ जो है वो मंडी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 11,37,000 के लगभग लोगों को लाभ मिला। उसी तरह अनेक विधानसभा क्षेत्र में, जहां हमारा अर्की का विधानसभा क्षेत्र है, 48,000 से भी ज़्यादा लोगों को लाभ मिला है। इसी तरह से जुब्बल कोटखाई में भी हज़ारों लोगों को और फतेहपुर में भी हज़ारों लोगों को लाभ पहुंचा है और वो लाभार्थी भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। इन योजनाओं और विकास के कामों के आधार पर हम कहते हैं ये उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी को भ्रष्टाचार पर बोलने का कोई अधिकार नहीं। नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार में अखंड डूबी कांग्रेस, जिन्होंने कोरोना काल में भी भ्रष्टाचार किया, अपनी पार्टी के अंदर भ्रष्टाचार किया, सरकारों पर रहकर अनेकों घोटाले किए, वो आज चुनाव की वेला में ऐसे निराधार आरोप लगाएं तो भारतीय जनता पार्टी उसकी कड़ी निंदा करती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय कोई आरोप भ्रष्टाचार का नहीं लगा। कोई प्रमाण देकर आरोप लगाए, हम उसका जवाब देने को तैयार हैं। जो कभी आरोप लगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जांच की, दोषियों पर कार्रवाई की है। इस घोटाले में भी जो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, हमारा पूरा विश्वास है कि पूरी पारदर्शिता से जो है वो टेंडर किए गए हैं, जिसका लो रेट है उनको काम दिया गया है। फिर भी कांग्रेस के लोग अगर तथ्य देंगे, सरकार जांच करेगी, दोषियों पर कार्रवाई करेगी। हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में गोविंद सागर झील में बारिश की रिमझिम फुहारों में वाटर स्पोर्ट्स की राष्ट्रीय प्रतियोगिता शुरू हुई। इस प्रतियोगिता में पूरे देश के 26 राज्यों के लगभग 550 खिलाड़ियों ने भाग लिया। हिमाचल प्रदेश सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। गोविंद सागर झील में 24 से 27 अक्टूबर तक 31वीं राष्ट्रीय स्तरीय वाटर काइकिंग एंड कैनोइंग चैंपियनशिप का आगाज हो गया है। इसमें 24 राज्यों सहित आर्मी और पुलिस की 2 टीमों के 550 महिला और पुरुष खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इन 4 दिनों तक खिलाड़ियों के मनोरंजन के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के रहने और खाने पीने की बेहतर व्यवस्था के लिए उचित प्रबंध किए गए हैं। इस प्रतियोगिता से बिलासपुर के पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रतियोगिता के दौरान कोविड प्रोटोकॉल्स का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। मोहंती हूँ, मैं सीआरपीएफ में आज इंस्पेक्टर ड्यूटी कर रही हूँ और यहाँ चंडीगढ़ टीम से आज मैनेजर बन के आई हूँ। मेरे टीम में 19 प्लेयर आ रखे हैं और एक कोच और टोटल 17 प्लेयर है। उसमें 5 महिला प्रतियोगिताएं हैं और जो 12 पुरुष हैं। और इसमें जो आज यहाँ पे स्प्रिंट और कैनो काइकिंग का कंपटीशन हो रहा है, इसमें उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश की ये जगह पे हो रहा है। बहुत अच्छा जगह है यहाँ पे आके हमें बहुत खुशी हुई है और कंपटीशन भी बहुत अच्छा, आज इनॉग्रेशन भी बहुत अच्छे तरह से हुआ है और हमारे जो इवेंट्स है सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं प्लेयर्स। सर साडी टीम है 16 जने 16 जने आ गए। हाँ जी, 12 मुंडे 4 कुड़ियाँ। 4 कुड़ियाँ। हाँ जी। कि सौभाग्य की बात है कि यहाँ काइकिंग एंड कैनोइंग जो प्रतियोगिता है, राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ बिलासपुर में हो रहा है
इसके लिए बिलासपुर वासियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और आयोजकों को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने इसके लिए बिलासपुर को चुना। हाँ, यहाँ बिलासपुर का जो लूणू मैदान है और यहाँ जो झील है, यह हमेशा ही यहाँ खिलाड़ियों को आकर्षित करती है और इसके माध्यम से यहाँ जैसे जल के अंदर, थल के अंदर और अपने आकाश की जो खेलें हैं जैसे पैराग्लाइडिंग है, यहाँ सभी प्रकार की खेलों का जो है यहाँ होना जो है ये स्वाभाविक रूप से यहाँ एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि यहाँ सभी संभावनाएं यहाँ खेलों की हमें मिली हुई हैं और जिसके कारण जो है बिलासपुर की अपनी एक पहचान है और निश्चित रूप से अब बिलासपुर जो है इन सभी साहसी खेलों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल कर रहा है और हिमाचल प्रदेश सरकार जो है इसको टूरिज्म के साथ जोड़कर आगे बढ़ाने का काम कर रही है। मैं कमल गौतम, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट काइकिंग एंड कैनोइंग एसोसिएशन। आज यहाँ पर 31वीं राष्ट्रीय नेशनल काइकिंग एंड कैनोइंग प्रतिस्पर्धा के इस अवसर पर विभिन्न प्रदेशों से आए हुए सभी प्रतिभागियों का और सभी टेक्निकल ऑफिसर्स का यहाँ पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज हमारे माननीय मंत्री गर्ग जी ने यहाँ पर इसका शुभारंभ किया और ये 4 दिवसीय प्रतियोगिता आज यहाँ पर शुरू हुई है, जहाँ पर हमारी एसोसिएशन की तरफ से सभी प्रतिभागियों को रहने और खाने की उचित प्रबंध किया गया है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे इस आयोजन समिति के अध्यक्ष माननीय पंकज राय जी, डिप्टी कमिश्नर बिलासपुर का, जिनके अथक प्रयासों से और जिनके मार्गदर्शन में इस प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा IKCA का, जिन्होंने बिलासपुर के लिए ये प्रतियोगिता अलॉट की। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा प्रदेश सरकार का, जिनकी अथक प्रयासों से इस प्रतियोगिता का नेशनल स्तर पर एक बहुत बड़ा आयोजन किया जा रहा है, जिससे कि बिलासपुर को पर्यटन की दृष्टि से भी 4 पंख लगेंगे और भविष्य में बिलासपुर एक पर्यटन स्थल के रूप में उभरेगा। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने सरकार की अटल आशीर्वाद योजना में करोड़ों के घोटाले के आरोप लगाए हैं। शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस प्रवक्ता कुशल सेठी ने इस मामले को लेकर CBI या सिटिंग जज से जांच के साथ स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा बच्चे के अस्पताल में जन्म लेने पर दी जाने वाली बेबी केयर किट में घटिया और नॉन ब्रांडिंग किस्म का सामान दिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने सरकार की अटल आशीर्वाद योजना में करोड़ों के घोटाले के आरोप लगाए हैं। शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस प्रवक्ता कुशल सेठी ने इस मामले को लेकर CBI या सिटिंग जज से जांच के साथ स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। सेठी ने कहा कि सरकार 1094 रुपए में किट को कंपनी से खरीद रही है, जबकि बाजार से अच्छी गुणवत्ता वाले सामान की बेबी किट केवल 500 रुपए में मिल रही है। सरकार जिस कंपनी से किट को ले रही है उसका टेंडर भी 31 जनवरी को खत्म हो चुका है। बावजूद इसके सरकार कंपनी से अभी तक किट खरीद रही है। ऐसे में उन्होंने इस मामले में करोड़ों का भ्रष्टाचार होने के आरोप लगाते हुए स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफा और CBI जांच की मांग की है। साथियों, ये माननीय जयराम सरकार ने एक योजना शुरू करी, अटल आशीर्वाद योजना। इस योजना के तहत कि जो भी बच्चा पैदा हिमाचल प्रदेश में सरकारी अस्पताल में होता है उसे किट दी जाती है। उस किट में कुछ माँ के लिए सामान है और कुछ बेबी बच्चे के लिए सामान होता है। और मुझे बड़ा इस चीज़ का अफसोस और दुख इस बात का लगा जब मैंने वो किट देखी, मुझे किसी महिला ने ले आके दी। जब उसको दी गई तो उन्होंने कहा कि ये अगर हम इस्तेमाल सामान करेंगे तो हमारे को उल्टा नुकसान होगा। और जब मैंने उसकी थोड़ी पड़ताल करी और उसमें RTI से जानकारी ली, 1074 रुपये 98 पैसे की वो सरकार किट खरीद रही है। लेकिन मैंने वही सामान, एक साधारण सामान है जो बाज़ार में आम आदमी को, आपको भी आसानी से मिल जाएगा। जब मैंने बाज़ार से ख़रीदा तो मुझे 500 रुपये से भी कम में सामान वो मिला। अगर मैं बल्क क्वांटिटी में उससे लूँगा लाखों की तादाद में तो शायद मुझे और भी सस्ता मिलेगा। जब मैं ये देखा तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि वही सेम सामान बाज़ार में एक परचून की दुकान से इतना सस्ता मिल सकता, तो सरकार 1074 रुपये 98 पैसे की वो कैसे परचेज कर रही है? क्या इसमें किसी की मिली भगत है या सरकार को पता नहीं लग रहा? अगर किसी की मिली भगत है तो मुझे लगता है कि मेरे ख्याल करोड़ों रुपए का 11 करोड़ कुछ 29,255 रुपए की तो परचेज 31 जनवरी तक थी। उसके बाद आज 7-8 महीने और चुके हैं, बिना टेंडर के खरीद की जा रही है। बिना टेंडर के कैसे खरीद की जा रही है? जब आपने कोरोना काल में भी और चीज़ों के टेंडर लगाए तो इसके टेंडर क्यों नहीं लगाया आपने? क्यों नहीं आपने इसके बारे में आपने ध्यान दिया? तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भी हो, क्योंकि इनका सरकार का लक्ष्य ही पैसा कमाना है। इनकी भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं, सत्ता में आने के बाद इनका एक ही लक्ष्य होता है कि पैसा कमाना, धन कमाना। और मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं नेताओं की और कुछ अफसरों की मिली भगत है। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ
कि इनको कम से कम इसकी सीबीआई या सिटिंग जज से या सीबीआई से इसकी जांच की जाए और दूध का दूध पानी का पानी किया जाए, अन्यथा इसका आने वाले दिनों में जनता 30 तारीख को जवाब देगी। और आपको भारतीय जनता पार्टी को जो इनका अहंकार आज सत्ता में चढ़कर बोल रहा है और इनका ध्यान नहीं जा रहा, वो 30 तारीख के बाद इनका अहंकार टूटेगा। और इसमें हम आपके माध्यम से निवेदन करेंगे कि जब तक ये जांच नहीं होती तब तक स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। करवा चौथ का पर्व सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत खास होता है। शिमला में भी महिलाएं इस पर्व को लेकर खासी उत्साहित नजर आईं और करवा चौथ का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया। खलीनी स्थित हनुमान मंदिर में स्थानीय महिलाओं ने इकट्ठा होकर कथा सुनी और एक दूसरे को करवा चौथ की बधाई दी। करवा चौथ का त्योहार आधुनिकता में परंपराओं की खूबसूरत खिड़की है। मुख्य रूप से पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में मनाया जाने वाला ये त्योहार अब देश भर में लोकप्रिय हो चुका है। वहीं राजधानी शिमला में भी महिलाओं द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ त्योहार मनाया गया। खलीनी स्थित हनुमान मंदिर में स्थानीय महिलाओं ने एकत्रित होकर कथा सुनी और एक दूसरे को करवा चौथ की बधाई दी और अपने पति की दीर्घायु की कामना की। रखा है हमने, जिसके लिए हम आज मंदिर आए और अपने पति की दीर्घायु के लिए कामना की और कोरोना चला जाए इसके लिए भी हमने भगवान से प्रार्थना की। मंदिर में लेडीज़ भी बहुत कम आई हैं, फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है करवा चौथ का व्रत रख के। और हम सोचते हैं इसके साथ साथ ये जो कोरोना है वो भी चला जाए। वहीं हनुमान मंदिर के पुजारी गगन शर्मा ने बताया कि हिंदू पंचांग के अनुसार करवा चौथ का पर्व कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाते हैं। यह सूर्योदय से पहले शुरू होता है और रात को चंद्र दर्शन व पूजा के बाद इसका समापन किया जाता है। करवा चौथ मुख्य रूप से सुहागिनों का पर्व है, जिसमें पूरा श्रृंगार कर विवाहित महिलाएं पति की लंबी उम्र की कामना करने के साथ पूजा अर्चना करती हैं। करवा चौथ कार्तिक मास की कर्क चतुर्थी को मनाई जाती है। इसमें माँ गौरी और गणेश जी की पूजा होती है विशेष रूप से, और शिव भगवान की भी पूजा होती है। इसमें महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र की कामना के लिए पूजा अर्चना करती हैं और गौरी माता की पूजा अर्चना विशेषकर करती हैं। इसमें चांद की भी पूजा शाम को होती है चंद्रोदय के बाद, और उसके बाद अपना व्रत को तोड़ती हैं और फिर अपना भोजन करती हैं। इस व्रत की खूबसूरती तब नजर आती है जब घर की सभी बुजुर्ग से लेकर नवविवाहित महिलाएं चांद देखकर पति के हाथ से पानी पीती हैं। शहर के किसी घर की छत हो या किसी फ्लैट की बालकनी, करवा चौथ की ये रात किसी उत्सव से कम नहीं लगती। जिला शिमला की एसएफआई इकाई द्वारा शिमला के कालीबाड़ी हॉल में 34वां जिला सम्मेलन आयोजित किया गया, जो 2 दिन तक चला। सम्मेलन में लगभग 170 कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान एसएफआई के जिला सचिव बंटी ठाकुर ने बताया कि सम्मेलन में मुख्य रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षा के निजीकरण, केंद्रीकरण और भगवाकरण के खिलाफ रणनीति बनाई गई। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जबरन प्रदेश में नई शिक्षा नीति को थोपा गया है। वहीं उन्होंने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर गैर कानूनी तरीके से की जा रही भर्तियों का भी विरोध किया। उन्होंने कहा कि वे इन सभी मुद्दों को लेकर आगामी दिनों में प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। लगभग 170 प्रतिनिधि साथियों ने भाग लिया और इसके अंदर टाउन बड़ी शिमला, रामपुर, आनी, करसोग, सुन्नी, रोडू, निरवा और ठियोग से साथियों ने भाग लिया। इसके अंदर जिस तरीके से प्रदेश के अंदर और देश के अंदर
जो सरकारें हैं लगातार शिक्षा का निजीकरण कर रही है और शिक्षा का भगवाकरण करने की कोशिश कर रही है, उसके खिलाफ इसके अंदर चर्चा की गई। और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि प्रत्येक शिक्षण संस्थान के अंदर जो लिंग संवेदनशील कमेटियां का निर्माण होना चाहिए था, वो वहाँ के कैंपस के अंदर डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं किया जा रहा है। उसके खिलाफ हम आने वाले समय में आंदोलन करेंगे। और उसके साथ साथ इस प्रदेश के अंदर हम देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के अंदर जिस तरीके से इलीगल भर्तियां लगातार की जा रही है, जो कोरोना दौर के अंदर भी जहां पर प्रदेश के जो विश्वविद्यालय के जो कुलपति उनके इलीगल भर्ती के ऊपर भी सवाल उठा था। और इसी दौरान वहाँ के जो निदेशक है उनके बच्चों को वहाँ जिस तरीके से भर्तियां उन लोगों की गई है, उसके खिलाफ भी यहाँ पर चर्चा की गई। और आने वाले समय के अंदर इन तमाम मुद्दों को लेकर देश के लेवल भी और हिमाचल प्रदेश के अंदर भी और शिमला जिला के अंदर इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन और करेंगे आने वाले टाइम में। हिमाचल प्रदेश में ठंड ने दस्तक दे दी है। ऊंची चोटियों पर बर्फबारी का दौर जारी है। ठंड बढ़ने से लोगों की परेशानियां भी बढ़ गई है। बर्फबारी के बाद अटल टनल रोहतांग से वाहनों की आवाजाही फिलहाल बंद हो गई है। बारिश और बर्फबारी के चलते तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है और पूरा प्रदेश शीतलहर की चपेट में आ गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने पर्यटकों से सावधानी बरतने की अपील की है। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम विभाग के येलो अलर्ट के बाद बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। रोहतांग दर्रा सहित मनाली चंबा की ऊंचाई चोटियों पर बर्फबारी, जबकि निचले क्षेत्रों में बारिश हो रही है। राजधानी शिमला में सुबह से ही हल्की बारिश हो रही है और धुंध की आगोश में पहाड़ों की रानी समा गई है। इसके अलावा रोहतांग दर्रा में 30 सेंटीमीटर, अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल में 5 सेंटीमीटर, सिसु में 5 सेंटीमीटर, गौंथला में 10 सेंटीमीटर, कॉक्सर में 12 सेंटीमीटर, बारालाचा में 30 सेंटीमीटर, केलांग में 4 सेंटीमीटर तक ताजा बर्फबारी हुई है। शिमला, हमीरपुर, कांगड़ा और बाकी जिलों में बारिश का दौर जारी है। बर्फबारी के बाद अटल टनल रोहतांग से वाहनों की आवाजाही फिलहाल बंद हो गई है। बारिश और बर्फबारी के चलते तापमान में भारी गिरावट आई है और पूरा प्रदेश शीतलहर की चपेट में आ गया है। मौसम विभाग ने पर्यटकों से सावधानी बरतने की अपील की है। मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पॉल का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम ने करवट बदली है। ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है और निचले क्षेत्रों में बारिश हो रही है, जिससे तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि सोमवार को भी मौसम खराब रहने के आसार हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों हुई बारिश और बर्फबारी ने भारी तबाही मचा दी थी। हिमाचल प्रदेश में जो अभी बारिश हो रही है उसका मुख्य कारण ये है कि एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है और इस वक्त जो है ये बिल्कुल जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊपर सक्रिय है। इसके चलते हुए हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी जिलों में बारिश हो रही है और उसमें जो हिमाचल प्रदेश के जो निचले क्षेत्र के जिले हैं वहाँ पे कुछ हैवी रेनफॉल भी हुआ और ये बारिश का सिलसिला अगले 24 घंटे कंटिन्यू करेगा। और कल से जो है कल दोपहर के आसपास जो है मौसम में सुधार आएगा, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ जो है वो पूर्वी दिशा में मूव कर जाएगा और फिर से जो है मौसम ठीक हो जाएगा। टेम्परेचर जरूर फॉल करेंगे क्योंकि इसके बाद इमीडिएट जो है नॉर्थ वेस्टली विंड्स आ जाएंगी, हवाएं ऊपर नॉर्थ से आएंगी जो कि ठंडी बर्फीली हवाएं होंगी। तो ओवरऑल टेम्परेचर जो है न्यूनतम तापमान में कमी आएगी, लेकिन मौसम ठीक हो जाएगा। और अभी इमीडिएट कोई पश्चिमी विक्षोभ तीसरा पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना नहीं। हिमाचल खबरनामा के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।